हाय क्यूटीज, काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हिंदी में, समझ नहीं आ रहा है कि जितना पढ़ा है वो इनफ है कि नहीं और कितना पढ़ना बाकी है, क्या करना है। तो फाइनली मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए एक कॉम्पाइलेशन वीडियो बनाई जाए जिसमें जो वीडियोस देखना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रामर सेक्शन है, उस पूरे ग्रामर सेक्शन को इसी वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जितने भी मैंने ग्रामर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक्स वगैरह करके बता रखी हैं, अच्छे से समझा रखा है, उन सब का ये कॉम्पाइलेशन वीडियो है। आराम से देखो और अच्छे से इसको कंप्लीट करो। इस वीडियो को देख लोगे तो ग्रामर में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कट रहा होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखो और बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट डे है, पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ मिलकर बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे। इस वीडियो को जल्दी से देख के कंप्लीट करो, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए लाइंड अप है। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो वीडियोस डलते ही जल्दी से देख लो, जिससे कि तुम्हारा बोर्ड 100 में 100 गारंटी हो जाए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद परिवर्तन से जो तुम्हारे नंबर कट रहे थे अब नहीं कटने वाले, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हारे पास होंगी, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास होंगे कि एग्जाम में जाकर मारा होगे और फुल नंबर तुम्हें मिल जाएगा। कोर्स ए कोर्स बी चाहे किसी भी क्लास में हो तुम, ये वीडियो देखने के बाद में रचना के आधार पर वाक्य भेद वाक्य परिवर्तन से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाने हैं। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है उपवाक्य, क्या होता है वाक्य में आश्रित उपवाक्य, क्या होता है प्रधान उपवाक्य, कैसे परिवर्तन करते हैं और कैसे बटोरते हैं फुल नंबर। शॉर्ट ट्रिक के साथ में आसान भाषा में हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से प्यार से देखते रहो। सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे और साथ साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सब इसी वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। तो करना क्या है, बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से प्यार से देखते रहो। बेसिक से शुरू करके चांद तक हम लोग जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा, बस ध्यान से देखते रहो। सबसे पहले कहा है ना बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। वाक्य होता क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग कहते हैं वाक्य। ठीक है, समझ में आ गया। सेंटेंस, अब हमारा जो ये सेंटेंस है ना, उसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो रचना के आधार पर जब हम लोग वाक्य के भेद करते हैं तो 3 टाइप के हमारे पास यहां पर हम लोगों को वाक्य देखने को मिलते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये पीपीटी इधर उधर हो रही है। सरल वाक्य क्या होता है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, मतलब कि ज्यादा लफड़ा नहीं होता है और तब क्योंकि जो ये सब वो सब नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे राम स्कूल गया, राजेश बीमार है, माता जी ने शीला को एक साड़ी दी, बिजली चमकती है, पानी बरसता है, पानी बरसा, शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। बस सिंपल। यहां पर तुम्हें और ये सब वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल, एक कर्ता होगा और एक क्रिया हो रही होगी। क्रिया मतलब देखो, बेसिक से अपने दिमाग में बैठाओ, जब हम लोग आगे के टाइप के वाक्य को पढ़ रहे होंगे ना तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। बेसिक जो तुम्हारा एंड है ना, एंड में जो तुम्हारी क्रिया है वो सिर्फ एक होगी। जैसे चमकती है, पानी बरसा, पकड़ लिए गए हैं, स्कूल गया, बीमार है, एक ही क्रिया है। यहां पर कर्ता भी एक ही है। ठीक है, तो सरल वाक्य में क्या होगा, कोई तुमको जब तब और ये सब देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल एक सेंटेंस देखने को मिलेगा। ये है हमारा सरल वाक्य। समझ में आया? इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप पर, संयुक्त वाक्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखो सिंपल सी ट्रिक है, इसमें तुम्हारे एक से ज्यादा काम हो रहे होंगे, एक से ज्यादा कर्ता तुम्हारे पास होंगे। समझ में कैसे आएगा? किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फिर भी अगर ये देखने को मिलता है तो आंख बंद करके उसे संयुक्त वाक्य बोल देना। ठीक है, किसी भी वाक्य में अगर तुम्हें और देखने को मिल रहा है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे संयुक्त वाक्य के उसमें और लगा होगा।
किसी भी सेंटेंस में अगर तुम और देख ले रहे हो, उसको संयुक्त वाक्य टिक करके आ जाना, आंख बंद करके फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, टिक करने का वैसे ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास में। अभी हम लोग देखेंगे परिवर्तन वगैरह कैसा होता है, अभी हम लोग बस बेसिक जान रहे हैं। जैसे कि मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा। यहां पर दो क्रिया तुम्हें देखने को मिल रही है, काम किया और घर जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं। मोहन ने काम किया, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, और घर जाने वाला है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग और लगाते हैं, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं, तो हम लोग एक ही चीज बार बार नहीं लिखते हैं। जैसे मोहन ने अपना काम किया और मोहन घर जाने लगा। ठीक है, अब ये लिखने के बजाय यहां पर हमने क्या लिख दिया है कि मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर मोहन दो बार है, जो हमारा कर्ता है वो दो बार आ सकता था, बट हमने यहां पर शॉर्ट फॉर्म करके लिखा हुआ है। तो जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हारे पास और लगा मिल जाए, तुम्हें तथा मिल जाए, एवं मिल जाए, इसलिए मिल जाए, अतः मिल जाए, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, ये सारे वर्ड्स अगर मिलते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक है, आओ इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा, ये एक एग्जांपल हो गया। राम ने बहुत मेहनत किया, इसलिए वो परीक्षा में प्रथम आया। ठीक है, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, तो यहां पर और है हमारे पास में, यहां इसलिए था। गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा तट पर नहा लेना या गंगा तट पर मुंह धो लेना। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास दो कंप्लीट सेंटेंस तुम्हें मिल रहे हैं, बट हमने यहां पर इसको शॉर्ट करके लिखा है कि बार बार ना लिखना पड़े एक ही चीज को, गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। तो यहां पर तुम्हें यहां पर या देखने को मिल रहा है। इसके बाद में वर्षा होने वाली है, इसीलिए जल्दी घर आ जाना। ठीक है, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो ये जो वर्ड्स है, ये जो अव्यय है तुम्हारे पास में, ये वाले अगर आते हैं तुम्हारे किसी भी सेंटेंस में, तो वो तुम्हारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब मिश्र वाक्य को समझो। ठीक है, मिश्र वाक्य की ऐसी ट्रिक दूंगा कि फिर कभी तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं होगी। जो बहुत कंफ्यूजन होती है ना कि भैया कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, समझ नहीं आता, उपवाक्य नहीं समझ में आते हैं, कोई बात नहीं, थमा थमा सब समझ में आ जाएगा। मिश्र वाक्य ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें तुम्हें कि, जो, वहीं, जिस, क्योंकि, जिससे, अर्थात, जो ही, जब, तब, जैसे, जिस तरह, जैसे, जहां, जिधर, जिस जगह, जितना, जैसे जैसे, ताकि, यद्यपि, यदि, पर, जो, कुछ भी तुम्हें अगर मिल जाए तो वो तुम्हारा यहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। बेसिकली जा से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जिधर, जहां, जिन्होंने, जैसे, अगर तुम्हें मिल रहे हैं तो वो तुम्हारा मिश्र वाक्य होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर तुम्हें कहीं की देखने को मिल रहा है तो आंख बंद करके उसे मिश्र वाक्य बोल देना, क्योंकि मिश्र वाक्य में तुम्हें की 99% केसेस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 99% केसेस में तुम्हें की देखने को मिलेगा। मोहन ने कहा कि वो बाजार गया। अब देखो सेंटेंस दो चीजों से बनता है, उपवाक्य से। ठीक है, एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में एक जो तुम्हारा पोर्शन रहेगा वो प्रधान रहेगा। जैसे मोहन ने कहा, ये अपने आप में कंप्लीट है कि मोहन ने कहा, क्या कहा, वो बाजार जाएगा। अब वो बाजार जाएगा अगर मैं लिख देता हूं तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कौन बाजार जाएगा। समझ में आ रहा है, वह बाजार जाएगा ये समझ में नहीं आएगा। हमें पूरे वाक्य की जरूरत है ना, तो जो हमारा मोहन ने कहा है वो हमारा प्रधान हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य। और उसके बाद में जो भी लिखा हुआ है, वो बाजार जाएगा, वो खेलने जाएगा, वो स्कूल जाएगा, वो हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल सी ट्रिक से समझो कि ऐसा कोई भी शब्द जो की के बाद आ रहा है वो तुम्हारा आश्रित उपवाक्य होगा, वो तुम्हारा आश्रित उपवाक्य होगा। ये नोट कर लो। और जो की से पहले आ रहा है
वो प्रधान उपवाक्य होगा। तुम्हें पढ़कर भी पता चल जाएगा कि ये जो मोहन है, अगर यही नहीं रहेगा तो ये जो बाद की इंफॉर्मेशन है इसकी क्या वैल्यू है? समझ में आ रहा है? तो जो हमारा मिश्र उपवाक्य है, जो मिश्रा जी हैं हमारे, उनके दो पार्ट हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। बस यही शब्दों का चमत्कार तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और तुम्हें समझ नहीं आता है। ठीक है, तुम्हारे टीचर पढ़ाते वक्त ये सारी चीजें बता देंगे बट तुम्हें ट्रिक्स बताएंगे नहीं। तो भले ही तुम्हें कंफ्यूजन हो बट अगर तुम्हें ट्रिक्स पता है, अगर तुम्हें पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है असली वाला, तो तुम्हारी कभी भी गलती नहीं होगी। आओ उसको एग्जाम्पल से समझो। मोहन ने कहा कि वो बाजार जाएगा। मोहन ने कहा कि वो बाजार जाएगा। जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी। अब यहां पर तुम बोलोगे भैया यहां पर कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान है? तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूं। ऐसे कोई भी शब्द जो जा से शुरू होते हैं, किसी भी सेंटेंस में जा से शुरू होने के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आश्रित होगी। बस क्लियर। जब बादल गरजे ये आश्रित है और बिजली चमकने लगी, ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। अध्यापक ने कहा, क्या कहा? कल विद्यालय बंद रहेगा। मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था। तो यहां पर मेरे पास एक पेन है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और जो के बाद जो आ रहा है पिताजी ने दिया था, ये आश्रित हो जाएगा। पिताजी ने दिया था, क्या दिया था नहीं पता ना, तो ये आश्रित है, ये डिपेंडेंट है इस पे। मेरे पास एक पेन है पे, तो ये मेरे पास एक पेन है प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य। तुम ऐसे बोलो जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या बता रहे हो कि कैसे बोलना है ना, तो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो हमें यहां पे मिल रही है। ट्रिक हमें क्या कहती है कि जा से कोई भी अगर शब्द मिल रहा है उसके बाद अगर कोई आया तो वो हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। बोर्ड एग्जाम में जनरली तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए आता है, बट क्या पता किसी जन्म के पाप की वजह से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो दिमाग में रखो कि कैसे पता लगाते हैं कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कौन सा प्रधान उपवाक्य है। वो इसलिए आई थी ताकि मुझे बेवकूफ बना सके। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो पोर्शन है, तो वो इसलिए आई थी, किस लिए आई थी? कि मुझे बेवकूफ बना सके। तो यहां पर जो मुझे बेवकूफ बना सके ये आश्रित है और वो आई थी, ये हमारा प्रधान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आओ इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। ठीक है, बस यहां पर तुम्हें मैं ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि तुम्हें आगे चल के जो ये उपवाक्य है ना, देखो जो हमारा प्रधान उपवाक्य है उसके साथ साथ में हमें आश्रित उपवाक्य देखने को मिलता है। आश्रित उपवाक्य के तुम्हें 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे। 3 पोर्शन कौन कौन से हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आने वाले तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स हैं इसमें जो तुम्हारे टीचर है जब हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाना चाहेंगे तो वो इसके कुछ क्वेश्चंस उठाकर तुम्हें दे सकते हैं। ठीक है, जनरली मोस्टली नहीं आएगा ये एग्जाम में बट आ सकता है। ठीक है, सिलेबस में तुम्हारे जितने भी तुम प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तुम्हें उपवाक्य में इतने डीप में देखने को नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आ सकते हैं, तुम्हारे टीचर उठाकर दे सकते हैं। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना डाउन हो, तुम्हें ना लगे कि भैया मुझे ये तो पता ही नहीं था क्या होता है, इसलिए मैंने इस पीपीटी में इस पोर्शन को भी इंक्लूड किया है कि ट्रिक तुम्हें दे दूं कि एटलीस्ट तुम्हारे पास में एक नॉलेज तो रहे कि अगर क्या पता किसी जन्म के पाप की वजह से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुम्हारे नंबर ना कटे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? 100 में 100 चाहिए ना। हिंदी में 100 में 100 में गारंटी, तुम्हें भले ही आज तक कभी 60 से ऊपर नंबर ना आए, 100 में 100 मैं दिलवाऊंगा, मेरी गारंटी है, मैं तुम्हें 100 में 100 दिलवाऊंगा। इसलिए एक भी पोर्शन हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ट्रिक के साथ बताऊंगा कि वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऐसा कोई भी मिश्र वाक्य, ठीक है, ऐसा कोई भी मिश्र वाक्य जिसमें तुम्हें की देखने को मिलता है, उसमें मैंने क्या बताया? की के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो आश्रित रहेगा। तो ऐसा कोई भी मिश्र वाक्य जिसमें
की के बाद में कोई भी वर्ड है जो उपवाक्य है वो हमारा संज्ञा उपवाक्य होगा। बस खेल खत्म। की के बाद कोई भी तुम्हारा वर्ड देखने को मिल रहा है, सेंटेंस का हिस्सा देखने को मिल रहा है, वो तुम्हारा संज्ञा उपवाक्य है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी तुम्हें पूछ ले की देखने, अगर तुम्हें की दिख गया तो वो संज्ञा उपवाक्य है। ग्रेट, समझ में आ गया और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। विशेषण उपवाक्य, तुम्हें मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये वर्ड बस याद कर लो। अगर तुम्हें किसी भी वर्ड में ये वर्ड देखने को मिल जा रहे हैं तो वो विशेषण उपवाक्य होगा। बस खेल खत्म। ये अगर तुम्हें मिल रहा है जो मेहनती होता है वही आगे बढ़ता है, तो वो तुम्हारा विशेषण उपवाक्य होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर तुम्हें ये वर्ड्स मैंने दे दिए हैं, बस ये वर्ड्स याद कर लो। अगर ये वर्ड मिल जाते हैं तो उसके बाद तुम्हारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिस सेंटेंस में की नहीं है और ये वर्ड्स नहीं है वो सारे क्रिया विशेषण हो जाएंगे। बस समझ में आ गया? तुम्हें बस इसको याद करने की जरूरत है, बस इस ट्रिक को याद कर लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ग्रेट, समझ में आया? अब आओ आगे चल के क्वेश्चंस करते हैं और वाक्य परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाक्य परिवर्तन में करना क्या होता है, तो ये जो तीन हमारे पास है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन तीनों को एक दूसरे में परिवर्तन के लिए आता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 5 में से तुम 4 नंबर इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 4 क्वेश्चंस इन्हीं से रहेंगे, वाक्य परिवर्तन से रहेंगे। आओ देखते हैं। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। ठीक है, ये सरल वाक्य है। इसको अब अगर बोला गया संयुक्त वाक्य में करो, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, संयुक्त वाक्य में क्या होगा? संयुक्त वाक्य में और होता है, तथा होता है, एवं होता है, इसलिए होता है, अतः होता है, नहीं तो होता है, अन्यथा होता है, वरना होता है, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फिर भी, ये सारे वर्ड्स होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य में। 2-3 वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान होता है और 80% जगह पर तुम और का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए थोड़ा फेमस होता है, ठीक है, इसलिए फेमस होता है, किंतु फेमस होता है, और फिर तुम्हारा तथा फेमस होता है। ठीक है, तथा भी कुछ खास फेमस नहीं है और तुम्हारा 80% काम चला देगा। इसके बाद इसलिए, परंतु वर्ड भी कभी कभी यूज में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आता रहेगा कि कहां कहां पे कौन कौन सा लगना है। जैसे हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। ठीक है, अगर हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना होगा संयुक्त वाक्य में, तो हम लोग देखेंगे कि किस वर्ड से हम लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नदी पर गए थे, क्रिया पकड़ लो सबसे पहले। नदी पर गए थे, क्या करने गए थे? तैरने के लिए। तो जो हमारा दो संयुक्त वाक्य में हमारे 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, और जहां लगता है वहां पर हमें 2 टुकड़े देखने को मिलते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए जहां लगता है वहां पर हमें 2 टुकड़े देखने को मिलते हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है कि 2 सेंटेंस मिलकर हमें एक प्रॉपर सेंटेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए थे। ठीक है, यहां पर तुमने इसलिए का यूज कर लिया। अब क्योंकि हम लोगों को यहां पर मिश्र वाक्य में भी इसको बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे मिश्र वाक्य के शब्द हैं उनमें खोजेंगे कि, जो, वह, जिस, क्योंकि, जिससे, अर्थात, जो, जब, तब, इन सब वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करके मिश्र वाक्य में हम लोग उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हमारा सरल वाक्य है कि हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे और हम लोगों को पता है कि क्योंकि भी उसका वर्ड है। अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में अगर क्योंकि आ रहा है तो वो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो जब हमें मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें तैरना था इसलिए हम लोग नदी पर गए थे। देखो, किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में जो तुम्हारा मिश्र वाक्य है ना, अगर मिश्र वाक्य का कोई भी वर्ड, ध्यान से सुनना, कोई भी वर्ड अगर आ जा रहा है तो वो मिश्र वाक्य होगा। यहां पर इसलिए भी आया हुआ है, इसलिए भी आया हुआ है, लेकिन इसमें क्योंकि
क्योंकि लग चुका है तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। आओ कुछ एग्जांपल्स के साथ में इसको देखते हैं। जैसे कि सरल वाक्य से अगर तुम्हें संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए आए, उसने घर आकर भोजन किया, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को अब दो पार्ट करने हैं। संयुक्त वाक्य में हमेशा दो पार्ट करेंगे। वो घर आया और उसने भोजन किया, और लगा दिया, संयुक्त वाक्य बन गया। वो फल खरीदने के लिए बाजार गया, वो फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, इसलिए लगा सकते हैं कि उसे मैंने पेन ढीला पकड़ा था इसलिए पेन गिर गया। वैसे ही उसे फल खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया। ठीक है, अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य करना है, तो मिश्र वाक्य के कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं। जब तक, क्योंकि, कि, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं, तो जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। ठीक है, जब यहां पर आ गया, जब आ गया तब यहां पर हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि जब हमारा मिश्र वाक्य का एक साइन है, जहां पर जिस सेंटेंस में जब लग जाएगा वो हमारा मिश्र वाक्य बनेगा। तो जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हो। मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। समझ में आया? किसी भी वर्ड को, ये जो मैंने तुम्हें ट्रिक दी है ना कि भाई मिश्र वाक्य में ये वाले वर्ड होते हैं, मेनली तुम्हें की 99% सेंटेंसेस में तुम्हें की देखने को मिलेगा। संयुक्त वाक्य से हमें अगर सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने के लिए कही तो हमें क्या करना है? एक वर्ड है, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। ठीक है, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए, ये हमारा सेंटेंस है, ये संयुक्त वाक्य है। अब इसे सरल वाक्य में करना है, कैसे करोगे? ट्रिक क्या है? हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसे संयुक्त वाक्य बना रहा है। तो यहां पर हमें पता है कि और है, क्योंकि तो इसी वजह से ये हमारा संयुक्त वाक्य है। तो और को पढ़ना ही नहीं है, इसको हटाकर पढ़ो। अब एग्जाम में आया है सरल वाक्य बनाओ, तो हम लोगों ने इसको हटाया और कहा लाला जी ने थैला उठाया दुकान की ओर चले गए। तो इसमें अगर हम लोगों ने और लगा और हटा दिया तो इसको हम लोग किस तरीके से फ्रेम करें कि और लगाने की भी जरूरत ना पड़े और जो हमारा सेंटेंस है उसकी पूरी मीनिंग निकल आए। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए। इसमें हमें कुछ सेंटेंस बनाने भी रहते हैं और कुछ सेंटेंसेस में हम लोगों को कुछ वर्ड्स को थोड़ा उड़क धुड़क भी करना पड़ता है। मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए, टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए, बस यही बात दिमाग में रखना। ठीक है, लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए, यहां पर की है। अब ये मत बोलना कि भैया की तो मिश्र वाक्य का है, तो इसमें बड़ी की मात्रा है। स्पेलिंग वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था ना कि जिस की में बड़ी की मात्रा होती है वो की हमारा हमें क्या बता रहा होता है? या तो डायरेक्शन बता रहा होता है या तो वो वर्ड से रिलेटेड होता है। जिसमें छोटी की मात्रा होती है, काम में छोटी की मात्रा होती है, वो सेंटेंस को जोड़ रहा होता है। तो जिसमें भी तुम्हें छोटी की मात्रा वाला की दिखे उसी को समझना, ये समझ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मिश्र वाक्य का जो इंडिकेटर है उसमें छोटी ई की मात्रा है का पे। ठीक है, अब इसे हम लोगों को मिश्र वाक्य में करना है, तो कैसे कर लेंगे? जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही वो दुकान की ओर चले गए। किसी तरीके से हम लोगों को जैसे फिट करना था तो हमने किया, जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही वो दुकान की ओर चले गए। अब आओ इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। संयुक्त वाक्य में दिया है हमारे पास में, शीला ने एक पुस्तक मांगी और उसे मिल गई, और वो उसे मिल गई। अब क्या करना है? इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? और को दिमाग से हटा दो और पढ़ो, शीला ने एक पुस्तक मांगी वो उसे मिल गई। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है? जो भी पोर्शन हम लोगों को दिया गया है, जैसे अगर संयुक्त वाक्य है तो उसमें और, इसलिए कोई भी वर्ड है उसको काट कर अब सेंटेंस पढ़ो और उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में डालने की कोशिश करो कि वो मीनिंग बनाए।
तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, शीला के पुस्तक मांगने पर उसे मिल गई। मुझे उसने देखा और वो खिसक गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मुझे देखकर वो खिसक गया। और को पढ़ना ही नहीं है, और को काटो दिमाग में और पढ़ो। अब मुझे उसने देखा वो खिसक गया, मुझे इसने देखा वो खिसक गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, मुझे देखकर वो खिसक गया। समझ में आया? मुझे उसने देखा और वो खिसक गया अगर है तुम्हारे पास, इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये नहीं होगा कि मुझे देखकर वो खिसक गया था नहीं, खिसक गया। सेम टेंस, सेम काल में तुम्हारा वर्ड सेंटेंस होना चाहिए। इसके बाद में संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कन्वर्जन देखो। वो तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। तो यहां पर हमारा संयुक्त वाक्य का इंडिकेटर है। यहां पर हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं कि यदि वो तेज दौड़ता तो उसे गाड़ी मिल जाती। शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए। और को काट दो, ठीक है। शेर दिखाई गया, सब लोग डर गए। मुझे पता है कि जो सरल वाक्य है, जो मिश्र वाक्य है, उसमें जैसे होता है, जब होता है, जो होता है, जिन्होंने होता है। तो मुझे पता है कि ये सारे वर्ड यूज करके मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता हूं। तो मैं क्या यूज करूंगा, शेर दिखाई दिया, सब लोग डर गए। तो जैसे ही शेर दिखाई दिया, सब लोग डर गए। समझ में? कहीं ना कहीं तुम्हें ये जैसे वाले वर्ड्स फिट करने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें इन वर्ड्स को फिट करना है, तो वो मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। और को काटो, सभा समाप्त हुई, सब लोग चले गए। जैसे ही सभा समाप्त हुई, सब लोग चले गए। समझ रहे हो? अब आओ आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में कन्वर्जन। इसको भी उसी तरीके से करेंगे। मिश्र वाक्य जैसे हैं हमारे पास, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। तो जैसे ये वर्ड हम लोगों को मिश्र वाक्य ये बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे है तो ये मिश्र वाक्य है। जैसे ही हम लोग हटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे, हमारे घर से निकलते ही बारिश होने लगी। ठीक है, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। समझ में आया? और इसको हम लोग अगर संयुक्त वाक्य में करें तो कैसे कर लेंगे, इसमें कहीं और फिट करो। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ठीक है, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में तुम्हें जैसे दिख रहा है, जो दिख रहा है, ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, तो वो मिश्र वाक्य है। और अगर तुम्हें उसे चेंज करना है तो क्या कर दोगे, ये सारे वर्ड्स हटा दो और संयुक्त वाक्य में बदलना है तो ये सारे वर्ड इंक्लूड करने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? इससे तुम आसानी से वाक्य को बदल लोगे। जैसे मिश्र वाक्य है, यद्यपि वो मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। मतलब पूर्ववत मतलब होता है कि जैसा पहले था वैसा। ठीक है, तो मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। देखो, जब भी तुम सरल वाक्य करोगे ना तो तुम्हें पर आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, मोस्टली आएगा कि बनते ही या फिर बनने पर। ठीक है, तो मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। हमने यहाँ पे यद्यपि को हटा दिया क्योंकि यद्यपि रहेगा तो वो मिश्र वाक्य रहेगा। अब तुम एक बार एग्जाम में तुमसे गलती ना हो उसके लिए रीचेक करने के लिए इसको पढ़ो और फिर से इस क्वेश्चंस को पढ़ो। देखो कि क्या दोनों की मीनिंग सही आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो अपने आंसर में थोड़ा बहुत सेंटेंस में चेंज करो और सेम लाने की कोशिश करो। समझ में आया? जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मैंने जो हटा दिया, ठीक है, मैंने जो हटा दिया, वे भी जो के साथ आया था तो हट गया। व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सेंटेंस में डाल सकते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। अब अगर तुम पढ़ोगे तो दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को इसको
कन्वर्ट करना था तो हमने ये जो मिश्र वाक्य के जो वर्ड्स थे उनको हटा दिया और एक सेंटेंस बना लिया। इस तरीके से करो, वर्ड्स को एलिमिनेट करके चलोगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। तो यहां पर जब भी मैं काट दूंगा और फिर मैं पढ़ूंगा, मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। तो इसको मैं कैसे जोड़ सकता हूं? मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया, मीनिंग सेम है। यहां पर मैंने और जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही जब वो घर आया तब उसने भोजन किया, मैं क्या कर दूंगा, जब को काट दूंगा, ठीक है, तब को काट दूंगा क्योंकि जब तब ये हमारे मिश्र वाक्य के हैं। तो अब मैं क्या पढ़ूंगा, वो घर आया उसने भोजन किया। तो मैं जो इनके बीच में अपना जो वर्ड है, संयुक्त वाक्य के कुछ वर्ड्स है, वो जोड़ने की कोशिश करूंगा। वो घर आया और उसने भोजन किया, ठीक है, समझ में आ रहा है? मीनिंग अपनी सेम है, बस हमने वर्ड को यहां पर चेंज करके इसको संयुक्त वाक्य बना दिया। जब भी तुम्हें वाक्य परिवर्तन आए, प्लीज ध्यान रखना कि टेंस सेम होनी चाहिए, समय सेम होना चाहिए और साथ साथ में उसकी मीनिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आ रखे हैं, इसको एक बार देख लो। हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, ठीक है। अब यहां पर इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? और को काट दो, ये संयुक्त वाक्य है ना, हम लोग को सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, मैंने बताया कि इसमें कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता है, बट मीनिंग बनाने के लिए, इस हमारे वर्ड की मीनिंग रखने के लिए, सेंटेंस की मीनिंग रखने के लिए हम लोगों को कुछ जोड़ना पड़ता है। सब जो हमारा सेंटेंस है उसे थोड़ा तोड़ना पड़ता है। हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे, मूर्ति को देखते थे। तो हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे, ये कर सकते हैं। हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। ग्रेट। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अब यहां पर जब है, ठीक है, जब के साथ में तब भी है, तो इनको हम लोगों ने काट दिया। जाड़ा आता बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ये हमारे पास वर्ड है। किसमें कन्वर्ट करना है? संयुक्त वाक्य में। तो इसमें और इसलिए मुझे पता है आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये जब है कि जब जाड़ा आता और दो सेंटेंस है हमारे पास, तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, सेंटेंस की मीनिंग सेम है बट हमारा ये संयुक्त वाक्य में बदल जा रहा है। ऐसे ही जो मुख्य गायक है उसके बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये मिश्र वाक्य था उसको काट लिया, जो इसको काट लिया, मुख्य गायक है उसके बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि मुख्य गायक के बिना संगीतकार का अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? ये सरल वाक्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी के साथ तुम्हारे ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, तुम इसको पॉज करके देख सकते हो कि तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है या फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें आराम से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यार स्टार्ट करते हैं वाच्य। वाच्य शुरू करने से पहले तुम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने गुड़िया गुड्डे हो ना, तो तुम्हें प्यारी सी एक चीज बताना ही है, तब तुम्हें वाच्य समझ में आएगा। यूट्यूब पर तुम्हें कोई बताते नहीं यार, तुम्हें यार जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना, कोई ऐसे एक्सपीरियंस लोग पढ़ा रहे होते हैं जो ऐसे 10-10 सालों से पढ़ रहे हैं, 15-15, 20-20 सालों से पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को, तो उन्हें लगता है ये तो आसान चीज है, ये तो आ ही जाएगा। पर भाई तुम तो प्यारे हो ना, अभी तुमने पढ़ना शुरू किया, अभी तुम सीरियस हुए हो, अभी तो रील चला रहे थे, अभी उसके पीछे दीवाने थे तुम, अभी तो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, तो तुम्हें तो बेसिक से समझाना पड़ेगा। तो देखो भैया, बेसिक है अपना तीन चीज तुम्हें समझाऊंगा और वही चीज समझकर तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं समझाऊंगा, कोई ऐसी चीज नहीं समझाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, जो बोलूंगा एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहला है कर्ता। कर्ता जो हमारा इंग्लिश है ना, इंग्लिश में नाउन होता है, कर्ता मतलब
करने वाला, ठीक है। कर्ता मतलब करने वाला, जो काम करता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है हमारा क्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब होता है जो काम किया जा रहा है, ठीक है। और कर्ता जो काम करता है, ठीक है। जैसे राम पढ़ाई करता है, राम पढ़ाई करता है, इसमें कर्ता क्या हो गया, हमारा राम हो गए, और क्रिया क्या हो गई, पढ़ाई, पढ़ाई करता है, ठीक है। राम लिखता है, तो कर्ता क्या हो गया, हमारा राम हो गया, और क्रिया क्या हो गई, हमारा लिखता है, ठीक है। राम दौड़ता है, राम भागता है, सोहन कूदता है, सोहन सोता है, ठीक है। तो सोता है अपना क्या हो गया, क्रिया, और कर्ता क्या हो गया, हमारा सोहन। तो कर्ता और क्रिया क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास और है, जो कि है कर्म। कर्म, कर्म देखो ये प्यारा सा शब्द है, इसी से तुम्हारा पूरा वाक्य बना हुआ है, सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखता है ये कर्म। ये क्या है भैया, तो देखो राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, राम पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ता है में क्या अंतर है। राम पढ़ता है यह हमें बता रहा है कि जो राम है जो हमारा कर्ता है, और जो क्रिया है जो कि पढ़ता है, वो क्या कर रहा है, राम पढ़ता है। तो मतलब जो हमारा इस सेंटेंस में हमारा राम कर्ता हो गया और क्रिया हो गया पढ़ता है। इस सेंटेंस में देखो राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर जो हमारी क्रिया है वो क्रिया अकेली नहीं है, क्रिया के साथ में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है जो हमें बता रही है कि वो क्रिया किस जगह पर की जा रही है, किस काम को करने में इस्तेमाल हो रही है। जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। राम हमारा हो गया कर्ता, क्रिया हो गई हमारा पढ़ता है, और ये बीच में जो एक्स्ट्रा शब्द आ गया ये हो गया हमारा कर्म। समझ में आ, क्लिक किया दिमाग में। किसी भी सेंटेंस में पहला लेटर जो तुम्हारा बेसिक जान लो, कोई भी सेंटेंस है उसमें जो पहला लेटर होगा वो तुम्हारा कर्ता होगा जनरली, ठीक है। जो तुम्हारा नाम होगा, जो तुम्हारा नाउन होगा, वो जनरली हमारा हो जाता है कर्ता। और जो आखिरी पोर्शन होता है किसी भी सेंटेंस का, आखिरी पोर्शन तुम्हारा क्रिया बताता है। राम खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है, पीता है, खेलता है, ये सब क्या हो जाएगा, क्रिया है, ये हमेशा आखिर में आती है। और कर्ता और क्रिया के बीच में अगर कोई शब्द आ जाए तो वो अपना कर्म होता है। ये बेसिक था, ये जान लिए। अब चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, वाच्य आसानी में समझ में आएगा, ठीक है। वाच्य कितने टाइप के होते हैं जल्दी से जान लो, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। इसको जानने के लिए सबसे पहले एग्जांपल देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन साइकिल चलाता है। अब ये एक बहुत प्यारी टेक्निक तुम्हें बता रहा हूं पढ़ने की, ठीक है, रीड करने की तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं, इसी से वाच्य आ जाएगा। ये मुझे पता है कि बस इसको एक बार समझ जाओगे ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, समझ में आने लग जाएगा कि भाई ये है क्या, वाच्य दिल से फील होगी। कर्तृवाच्य सब लोग कह देते हैं यहां पर प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ये होता है वो होता है, बड़े बड़े शब्द सब लोग बोल देते हैं। तुम बेचारी नन्ही सी जान, तुम्हें तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या है कैसे, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, 15 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, अच्छे से बता भी दूंगा कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, बस दिल से एक बार समझ जाओ, ठीक है। कर्तृवाच्य होता है जिसमें जो हमारा कर्ता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन साइकिल चलाता है, इसमें साइकिल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पुस्तक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर राम की इंपॉर्टेंस है, मोहन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मोहन अपना अमीर है, कार भी चला सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राम कार चलाता है, राम हवाई जहाज उड़ाता है, कुछ भी हो जाए, यहां पर इंपॉर्टेंस किसकी है, मोहन की है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा कर्ता है उसकी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये दोनों ऐसे मामा मासी का अंतर नहीं लग रहा कर्ता कर्तरी में, ऑलरेडी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा सिंपल सेंटेंस यूज होगा, ठीक है,
बेसिक भाषा में, आसान भाषा में समझो, सिंपल सेंटेंस यहां पर यूज होगा, कुछ यूज नहीं होगा इसके अलावा, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा कर्तरीवाच्य। इसके बाद कर्मवाच्य समझ लो, टेक्निक तुम्हें बताऊंगा, टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें दूंगा, निमोनिक तुम्हें दूंगा, एक प्रॉपर लेवल मैंने तुम्हें बता के रखा है कि कैसे तुम इसको पार कर रहे होगे, ठीक है। आओ उसको एक एक करके समझेंगे। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में आओ। कर्मवाच्य में यहां पर कर्म की प्रधानता होती है। अब जल्दी से बताओ मुझे कि इसमें कर्म क्या है। मोहन कर्ता हो गया, चलता है क्रिया हो गई, तो बीच में जो बचा वो है कर्म, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना, समझने लग गए तुम कि बीच वाला कर्म है, तो इसकी प्रधानता होगी यहां पर। अब न मोहन की प्रधानता होनी है, ना क्रिया की प्रधानता होनी है, तो सिर्फ इसकी प्रधानता होनी है, कर्म की प्रधानता होनी है। तो कैसे होगा? राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पर लिखा जाएगा राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से साइकिल चलाई जाती है। अब यहां पर तुम मोहन से साइकिल चलाई है जाती है लिख दो, या फिर तुम लिख दो सोहन से साइकिल चलाई जाती है। यहां पर साइकिल की इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर जो हमारा कर्म है उसमें फोकस होगा, किसमें? कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में, भाववाच्य में ऐसा भाव जैसा कुछ नहीं है, इसमें जो क्रिया है उस पर उसकी प्रधानता होती है। तो जो हमारा आखिरी वाला वर्ड है ना, वही होता है पूरे जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें। जैसे बच्चों से घूमा जा रहा है, क्या घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कुछ नहीं बताया जाएगा, यहां पर बस बताया जाएगा घूमा जा रहा है। भागा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कुणाल द्वारा भागा जाएगा, कुणाल कहां भागेगा, क्या भागेगा, कुछ नहीं पता, भागा जाएगा मतलब भागा जाएगा। तो यहां पर क्रिया की इंपॉर्टेंस है, यहां पर कर्म नहीं है। भाववाच्य में एक बात याद रखना कि कर्म नहीं होता है, ठीक है। यहां पर बीच में कोई शब्द तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर सिंपल तुम्हें देखने को मिलेगा कर्ता, और फिर तुम्हें देखने को मिलेगी क्रिया, कर्ता क्रिया, बीच में कर्म नहीं होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर कर्म ना हो किसी भी सेंटेंस में तो वो हमारा हो जाएगा भाववाच्य। उसके लिए तुम्हें प्रॉपर ट्रिक्स बताता हूं, प्रॉपर तुम्हें स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे तुम सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चन को, ठीक है। इससे सॉल्व करोगे फुल नंबर आएंगे। कैसे क्या करना है? सबसे पहले इसको एक तरीके से गेम की तरह लो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, एक एक करके क्लियर करना। लेवल 1 से डायरेक्ट 3 पे नहीं जा सकते हो, 3 से डायरेक्ट 4 पर नहीं जा सकते हो, तुमको एक एक करके लेवल को क्लियर करते जाना है। सबसे पहले लेवल 1 है कर्ता छाटे। कर्ता छाटो, मान लो कि यहां पर है तुम्हारा एक शब्द, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, यह है तुम्हारा शब्द। इसमें तुम्हारा कर्ता क्या है? कर्ता मैंने बताया शुरू में होगा राम, कोई नाम होगा, कोई नाउन होगा और शुरू में होगा। और अगर उसके बाद में तुम ने लगा दो, अगर चेक करना हो तो बाद में ने लगा देना, मीनिंग नहीं चेंज होगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मीनिंग नहीं चेंज होगी। मोहन ने साइकिल चलाई, मीनिंग नहीं चेंज होगी। तो जिस शब्द के बाद में तुम ने लगाओ और मीनिंग ना चेंज हो, जो वर्ड की मीनिंग है वो सेम रहे, तो वो हमारा कर्ता हो जाता है। दो ट्रिक्स मैंने तुम्हें बता दी, ये ने वाले ब्रह्मास्त्र की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा कि कर्ता क्या है। ग्रेट। यहां पर अब तुम्हें क्या करना है? लेवल 2 पर जाना है। हमने जान लिया कि हाँ भाई राम हमारा क्या है? कर्ता है। इसके बाद में कर्ता के साथ में से और द्वारा और के द्वारा अगर नहीं है तो वो वाक्य कर्तरीवाच्य हो जाएगा। सिंपल है, एक ही लाइन में तुम्हें सारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कर्ता के बाद में तुम्हारा से, द्वारा, के द्वारा अगर नहीं है तो आंख बंद करके तुम्हें उसको क्या कह देना है कि ये कौन सा वाक्य है? ये है कर्तरी वाक्य। जैसे कि यहां पर देखो, जैसे कि राम के बाद में से, के द्वारा, द्वारा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो मैं आंख बंद करके कह दूंगा कि राम है। ये जो सेंटेंस है ये है कर्तरी वाच्य। इसके साथ साथ में मैंने यहां पर देखा मोहन के बाद में से है क्या? नहीं है। द्वारा है क्या? नहीं है। के द्वारा है क्या? नहीं है। मोहन साइकिल चलाता है, ये हो जाएगा कर्तरी वाच्य। डन, कंप्लीट, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस तुम्हें मिल जाता है, मान लो से मिल गया, द्वारा मिल गया, के द्वारा मिल गया, तब तुम जाओगे थर्ड लेवल पर। अगर 2 ही लेवल में तुम क्लियर कर गए तो तुम्हें आंसर मिल गया, कर्तरीवाच्य होगा। अगर नहीं मिला तो तुम थर्ड लेवल पर जाओगे। तो जिस सेंटेंस के बाद में तुम्हें से, द्वारा और के द्वारा मिल रहा है वो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। बस ये दिमाग में रखो, अगर से, द्वारा, के द्वारा है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अब
सिंपल सी ट्रिक समझो। जो मैंने तुम्हें बताया ना कि एक सेंटेंस शुरुआत कर्ता से होती है, एंड होती है क्रिया से, बीच में होता है कर्म। अगर तुम्हें ये बीच में कर्म ना मिले तो वो तुम्हारा भाववाच्य हो जाएगा। मतलब सिर्फ कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म गायब है, तो वो हो जाएगा हमारा भाववाच्य। और अगर हमारा जो प्यारा सा कर्म है वो भी मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तीन ही वाच्य हैं, तीनों तुम्हें इस ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक सेंटेंस देकर पूछ लिया जाए, बताओ ये कौन सा वाच्य है, तो तुम इससे कोई भी वाच्य आ जाए तुम बता सकते हो। ग्रेट, समझ में आ गई। जैसे कि यहां पर हर कर्मवाच्य का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके बाद में से, द्वारा, के द्वारा जरूर लगा होगा। भाववाच्य का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें से, द्वारा, के द्वारा जरूर लगा होगा। ठीक है, भाववाच्य में तो कई बार ये से, द्वारा भी नहीं लगा होता है, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मोहन से साइकिल चलाई जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां पर हमारे पास कर्म है, साइकिल और पुस्तक, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। और यहां पर भाववाच्य में बच्चों से घूमा जा रहा है, क्या है, कुछ है नहीं। कुणाल द्वारा भागा जा रहा है, क्रिया है, भागा जाएगा, क्रिया है, करता है, करता है, क्रिया है, बीच में कुछ कर्म नहीं है। इसको समझने के लिए, इसको रीचेक करने के लिए भैया एक ट्रिक बता दो, ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ऐसा सेंटेंस जिसमें तुम्हें डाउट हो रहा है कि वो कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तो उसमें जाओ और आखिरी लाइन पकड़ो, पढ़ी जाती है, क्रिया पकड़ो। ठीक है, आखिरी लाइन पकड़ो, पढ़ी जाती है या फिर चलाई जाती है, ये दोनों क्रिया हो गई। क्रिया पकड़ के साइड में लाओ उसको और अकेले में पूछो क्या चलाई जाती है, क्या पढ़ी जाती है, बस एक शब्द पूछ लो, क्या। क्रिया से पूछो क्या पढ़ी जाती है, अगर सेंटेंस बता पाए कि क्या पढ़ी जाती है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, मतलब उसमें कर्म है। क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या चलाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है। अगर सेंटेंस में ये है, पता चल रहा है कि क्या चलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कर्मवाच्य है। अगर तुम्हें उत्तर ना मिले तो हमारा यहां पर वो भाववाच्य हो जाएगा। जनरली ना, नहीं वाले जिसमें होते हैं ना, कि नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भाववाच्य के होते हैं। जैसे इसको देखो, ये वाला जो अपना सेंटेंस है, कुणाल द्वारा भागा जाएगा, क्या भागा जाएगा, क्या क्या भागा जाएगा, कुछ मिल रहा है नहीं, खाली है, पूरा सफा चट है, तो यहां पर ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, घूमा जा रहा है, ये क्रिया है, क्या घूमा जा रहा है, क्या घूमा जा रहा है, सफा चट है, कुछ नहीं, भाववाच्य हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछा जाएगा ये सेंटेंस है, ये बताओ क्या है, या फिर तुम्हें दे दिया जाएगा कि बोला जाएगा ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करो, कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करो, ये बोल दिया जाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए ये तीन तुम्हें मैजिक ट्रिक दे रहा हूं, तुम्हें एक एक लेवल को क्लियर करते जाना है। ये है अपना ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र, कर्ता छाट लिया, हाँ जी सर छाट लिया। कर्ता के बाद में क्या करना है, अगर से, द्वारा, के द्वारा है तो उसको हटा देना है। अगर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना होगा तो तुम क्या करोगे, से, द्वारा, के द्वारा हटा देना, और अगर नहीं है तो लगा देना, से, द्वारा, के द्वारा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा काम कर दो, तुम्हारा जितना भी वाच्य परिवर्तन का काम है वो बन जाएगा। और साथ साथ में यहां पर एक चीज दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों में काल सेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर राम पुस्तक पढ़ता था तो उसका क्या होगा, उसका अगर हम लोग उसमें द्वारा, के द्वारा लगा देंगे तो क्या होगा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती थी समझो। अगर पास्ट में है तो पास्ट लिखोगे, प्रेजेंट में है प्रेजेंट लिखोगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर लिखोगे। कोई भी टाइप का अगर तुम्हारा काल है उसी काल को मेंटेन करके चलना। अब भैया कैसे समझ में आएगा कि कैसे चेंज करें, तो देखो सारी ट्रिक्स तुम्हारे पास है, टिप्स तुम्हारे पास है, पार्थ सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस तुम्हें करवा देता हूं, हर एक कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, कन्वर्जन का 5-5, 10-10 तुम्हें एग्जांपल्स दिलवा देता हूं, तुम समझ जाओगे, तुम्हें एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग, जैसे सरोज पत्र लिखती है, ये कर्तृवाच्य है, इसमें हम लोग को कर्मवाच्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाना है, या तो हम लोग को लगाना है से, या तो द्वारा, या तो के द्वारा।
तीनों में से कुछ भी लगा दो जो सही बैठ रहा है शब्द में। सरोज पत्र लिखती है, इसमें से लगा दोगे तो क्या होगा, सरोज से पत्र लिखती है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हमारा जो ये जो ब्रह्मास्त्र है वो हमें क्या कहता है कि कर्ता के बाद में जरूर से हम लोगों को तीनों में से कुछ ना कुछ लगाना है। तो हमें ब्रह्मास्त्र पर स्टिक करना, ब्रह्मास्त्र पे भरोसा रखना है। हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सरोज से पत्र लिखती है, रफ में लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को ऐसा लिखेंगे कि ये मीनिंगफुल हो जाए। तो हम लोग फ्रेमवर्क थोड़ा सा सेंटेंस का चेंज कर देंगे। सरोज से पत्र लिखा जाता है, देख लो दोनों का काल सेम है, ठीक है, दोनों का काल सेम है और दोनों सेंटेंस की एक ही मीनिंग है, सेम। बच्ची ने गुड़िया को सुला दिया, बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने कहा था ना कि कर्ता के बाद में ने आ जाता है तो वो हमारा कर्तृवाच्य है। अगर ने नहीं भी आए तो भी कर्तृवाच्य है। अगर कर्ता के बाद में कुछ नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है। कर्ता के बाद में अगर से है, द्वारा है, के द्वारा है तो वो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य होगा। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लोग बच्ची के बाद ये जो ने है इसको हटाकर क्या कर देंगे, हमारा ब्रह्मास्त्र हमें क्या कहता है कि से द्वारा के द्वारा कुछ ना कुछ लगा दो। तो बच्ची से गुड़िया को सुला दिया गया, बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया। तो यहां पर हमारा द्वारा सबसे सही जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया गया। रोहन खाना नहीं खाएगा, रोहन द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो, तुम्हें बस एक बार फ्रेमवर्क समझ लेना है, ठीक है, कि लिखती है का क्या हो जाता है, लिख जाता है हो जाता है। बस तुम्हें एक बार दो चार ऐसे शब्द तुम सुन लोगे ना, दो चार सेंटेंस एक बार पढ़ लोगे, तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। बेसिक तुम्हें मैंने बता दिया है कि भाई से द्वारा के द्वारा लगाकर फ्रेमवर्क जो है, जो हमारा सेंटेंस है उसको ऐसा फ्रेम कर दो कि उसकी मीनिंग आ जाए, ठीक है। तो बस क्या करना है, हमारे जो करता है उसके बाद में से द्वारा के द्वारा जो भी बेस्ट जा रहा है उसको लगा दो। जब दो चार बार ऐसे रीड कर लोगे, दो चार एग्जाम्पल सॉल्व कर दोगे, तब तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है। ऋतिक टहनी तोड़ेगा, ऋतिक से टहनी तोड़ी जाएगी, ठीक है, तोड़ी जाएगी, तोड़ेगा, अभी उसने तोड़ी नहीं है तो यहां पर ये फ्यूचर में है, तो यहां पर भी देखो फ्यूचर है। काल ब्रेक नहीं किया गया है, ठीक है। तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। देखो सैलमन बॉय ने हमें ऑलरेडी वाच्य पढ़ा रखा है, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो, ठीक है। पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्ट करने का जो तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही अगर तुम्हारा आ जाए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कन्वर्ट करना तो आसानी से तुम कर लोगे। इसके बाद में कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कन्वर्ट आराम से कर लोगे। जैसे कि मां द्वारा मिठाई बनाई जाती है, मां मिठाई बनाती है, यहां पर द्वारा लगा था, इसको काट दिया और सेंटेंस को फ्रेम कर दिया कि सेंटेंस सही हो जाए, मां मिठाई बनाती है। समझ में आ गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और तुम्हारे दिमाग में मुझे डालना है, जो कि है कई बार क्या होता है, किसी जन्म के पाप की वजह से अगर एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, ये तो तुम्हारे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर कभी वो हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो कर्ता हटा देगा। कर्ता हटा देगा, भैया ऐसा क्या मतलब? तो जो सब्जेक्ट, जो हमारा कर्ता है ना, जो हमारा कर्ता है, जो हमारा नाउन है, जो काम कर रहा है, वो सेंटेंस में होगा ही नहीं। जैसे यहां पर देखो, गरीबों में जूते बांटे गए। अब यहां पर कर्ता क्या है? कर्ता जानने के लिए, रीचेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, कर्ता के बाद में ने लगा दो, वर्ड अगर सेंटेंस अगर सही हो जाता है तो मतलब सही है। तो गरीबों ने में जूते बांटे गए, ये नहीं हो रहा है। गरीबों में जूते ने बांटे गए, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में हमारा कर्ता लिखा ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये सेंटेंस अधूरा है, यहां पर क्रिया तो है जूते बांटे गए, बट कर्ता नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कर्ता जोड़ देंगे। इसमें सबसे पहले कुछ नाम लगा देंगे, जैसे राम, यहां पर कर्मवाच्य, इसका ध्यान रखना, कर्मवाच्य। तो राम, फिर द्वारा आया होगा, राम द्वारा गरीबों में जूते बांटे गए। इसके बाद में कोई भी नाम लगा दो यार, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी लगा दो। सोहन द्वारा गरीबों में जूते बांटे गए, ठीक है। यहां पर अपने को कुछ लगा देना है और कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करोगे, यहां पर लोगों को लगाया गया, जैसे लोगों द्वारा गरीबों में जूते बांटे गए। तो यहां पर जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, लोगों ने गरीबों में जूते बांटे, ठीक है। तो
यहां पर ये एक्स्ट्रा चीज तुमने लगाई है ना, लोगों ने, लोगों ने, तो जब तुम आंसर लिखोगे फाइनल आंसर, उसमें ये लोगों ने को काट देना, क्योंकि ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है। आंसर क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया है जितनी इंफॉर्मेशन, उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है तुम्हें। यहां पर तुमने बस अपने आप को समझने के लिए एक कर्ता लगा दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि द्वारा हटाना रहता है कर्ता से, द्वारा लगाना रहता है कर्ता में, इसी वजह से तुमने एक एक्स्ट्रा कर्ता लगा दिया। और फिर उस कर्ते को हटाकर, उस कर्ता को हटाकर फिर तुम अपना सेंटेंस लिख दोगे। तो यहाँ पर लोगों ने अपना एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग हटा देंगे, काट देंगे। गरीबों में जूते बांटे, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अगर तुम्हारा थोड़ी सी किस्मत खराब होगी तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्ता नहीं रहेगा। उसके लिए भी मैंने बता दिया क्या करना है, चेक करना है कि कर्ता है कि नहीं। कर्ता कैसे चेक करोगे? जो वर्ड तुम्हें लग रहा है कि कर्ता है, उसके बाद ने लगाकर देखो वो वर्ड सही आ रहा है कि नहीं। अगर कर्तृवाच्य में है तो, अगर कर्म है, कर्मवाच्य में है तो जो हमारा कर्ता है उसके बाद द्वारा लगाकर देखो। ठीक है, जैसे रामू गरीबों द्वारा में जूते बांटेंगे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक कर्ता जोड़ देंगे और बना लेंगे अपना सेंटेंस, फिर आखिर में इसे हटा देंगे और सिर्फ इतना लिख कर आएंगे। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बस तुम्हें क्या करना है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, इस गेम को खेलते रहना है। ठीक है, इन ब्रह्मास्त्र को याद रखना है। एक ब्रह्मास्त्र में ये दे रहा हूं, दूसरा ब्रह्मास्त्र में ये दे रहा हूं, वाच पूरा क्लियर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा और तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इसको पॉज करके एक बार पढ़ रखा है। पॉज करके एक और बार पढ़ लो, सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं अपना प्यारा सा अलंकार। अलंकार क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो। जैसे महिलाएं कुछ गहने पहन के सुंदर दिखने लग जाती हैं, वैसे हमारा हिंदी लिटरेचर भी कुछ शब्द, कुछ बोलने के लहजे को पहनकर सुंदर लगने लग जाता है। तो अलंकार बेसिकली वो आभूषण है हमारे हिंदी लिटरेचर का, जिससे हम अपने शब्द की जो भाव है उसको बढ़ाकर बताते हैं, व्यक्त करते हैं, जिससे कि वो इंपैक्ट डालता है हमारी पोएट्री को, हमारी राइटिंग को और अच्छा करता है। यही है सिंपल अलंकार। बोर्ड में तुम्हें 4 अलंकारों के बारे में सिर्फ पढ़ना है, वो 4 अलंकार तुम्हें अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लो कि अलंकार 3 टाइप के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तुमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ अलंकार कितने टाइप के होते हैं, तो तुम्हें क्या लिखना है, 3। बस ये याद रख लो कि अलंकार 3 टाइप के होते हैं। ये सब अगर याद नहीं हो रहा है तो याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेक्षालंकार क्या होता है? ये अलंकार हमारा अर्थालंकार का एक हिस्सा है। ठीक है, जो 3 अलंकार थे ना हमारे यहां पर, ये अर्थालंकार उसका एक हिस्सा है हमारा ये उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार में क्या किया जाता है, बेसिकली जब तुम्हें कोई भी ऐसी लाइन मिले जिसमें कंपैरिजन तुम्हें होता हुआ दिखे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, तो वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार यूज हो रहा है। जब भी कंपैरिजन हो कि भाई तुम्हारा चेहरा तो एकदम चांद जैसा है, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया, मानो कि मैंने चांद देख लिया, ऐसा अगर कोई कवि बहकी बहकी बातें कर रहा हो, मतलब वो उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए ट्रिक्स क्या है, टिप्स क्या है कि तुम्हें मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, ज्यों, जहां तुम्हें दिख जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस एक चीज को रट लो, मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मानो, ज्यों, बस मन, ये जो भी ये जो शब्द है ना, ये अगर कहीं पर भी आ जाते हैं, मतलब आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार तुम लिख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हीम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब यहां पर मानो है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें इसका, तो तुम उत्प्रेक्षा अलंकार आंख बंद करके लिख के आ जाना, मेरी गारंटी है वो सही हो जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। मनु, जनु, जानहु, जनो, मानहु, मानो, ज्यों, ज्यों वगैरह जो भी कुछ आ जा रहा है, अगर ये वर्ड हैं कहीं पर भी लिख लो, अपने कॉपी में लिख लो, अलंकार लिखो उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके सामने डैश देके मनु, जनु, जनहु, ये पूरी लाइन लिख लो। कहीं पर भी अगर ये तुम्हें दिख जाती है, आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना। जैसे दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। जनु, जनु मतलब जनु है ना यहाँ पर, तो ये अपना उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
फिर इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार सबसे आसान है पहचानना। अब तो तुम्हें उत्प्रेक्षा अलंकार भी सबसे आसान लग गया होगा कि बस इतना ही देखना है, अगर ये है तो मतलब उत्प्रेक्षा है, अगर नहीं है तो इसको क्रॉस करो, कुछ और होगा। सिंपल। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब किसी भी बात को कवि ऐसे कहता है कि वो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा तारीफ कर देता है, इतना चढ़ने के झाड़ पर चढ़ा देता है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो नैनन के जल सो पग धोए, यहां पर तुम्हारा यहां पर कट गया है, तो जैसे तुम्हारा कट गया था तो वैसे ही नैनन के जल सो पग धोए मतलब क्या है कि अपने नैन के आंसू से ही पैर धुल दिए। अब कोई आंसू से कैसे पैर धुल सकता है, पैर धुलने में कितना पानी लगता है। ठीक है, तो यहां पर अतिशयोक्ति की गई है। ठीक है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसके बाद तीसरा अलंकार क्या है, मानवीकरण अलंकार। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी निर्जीव चीज को हम लोग बताने के लिए उसका मानवीकरण कह देते हैं। जैसे कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। नाच नाच, नाचता कौन है, इंसान नाचता है ना। तो यहां पर जो लहरें हैं उन्हें इंसानी हरकतों में तृप्त बताया गया है कि वो इंसानी हरकतें कर रही हैं। तो जहां पर भी तुम्हें कोई भी इंसानी हरकत दिख जाए और कोई ऐसे निर्जीव चीज अगर वो इंसानी हरकत कर रही हो तो वहां पर मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। तो रवि क्या कर रहा है, उसे बटोर रहा है। बटोरना इंसान का एक, रवि भाई सूरज तो अपना नॉर्मल काम करता है ना, उगता है, शाम ढलती है, वापस उगता है। ठीक है, अपनी साइंस तो अलग बताती है, लेकिन हमारा जो हिंदी है वो क्या बताता है हमें कि रवि बटोर रहा है, इंसानी हरकत कर रहा है। तो जब किसी भी निर्जीव चीज को उसके मानवीकरण करके उसको दिखाया जाए कि वो मानवों वाले काम कर रही है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार यूज होगा। एग्जाम्पल्स पर आते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल कर लेंगे जिससे तुम्हें पूरा वीडियो समझ में आ जाए। माली यावत देख कलियन करी पुकार। तो माली को आता देख कली ने क्या किया, पुकार करी। तो पुकार कौन करता है, मनुष्य करता है। यहां पर है मानवीयकरण अलंकार। बस ऐसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन चुटकी में। सबसे पहले कोई भी अगर सेंटेंस तुम्हें दे दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाएगा, कुछ लाइनें दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताओ अलंकार कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यहां पर एमसीक्यू में नहीं आएगा, तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा अलंकार कौन सा है, बताना पड़ेगा। तो इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि उसमें मनहु जनहु जानो ये सब है कि नहीं। सबसे पहले उत्प्रेक्षा को चेक करो, अगर वहां पर उत्प्रेक्षा नहीं है, मनहु जनहु जानो नहीं है यहां पर कहीं, तो फिर मैं देखूंगा कि कहीं इंसानी प्रवृत्ति को यहां पर तो नहीं दिखाया गया, मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो पहला रूल हो गया उत्प्रेक्षा चेक करो, मनहु जनहु जानो ये चेक करो। दूसरा क्या चेक करोगे, देखो कि कोई मानवीकरण अलंकार का तो इस्तेमाल नहीं कर दिया गया कहीं। और फिर तीसरा चेकलिस्ट क्या है, ट्रिक समझो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तीसरा टिप ये है कि तुमको क्या करना है, अतिशयोक्ति तो नहीं है उसमें, कहीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोला गया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ बादल हैं, कैसे भी आ जाते हैं, बंठन तो अपना, बंठन की तो इंसान ही आते हैं ना एकदम सूट बूट पहन के। तो ये क्या है हमारा मानवीकरण अलंकार। इसको कैसे हम लोगों ने अप्रोच किया, हम लोगों ने देखा कि हाँ मनहु जनहु है नहीं है, फिर हम लोगों ने देखा कि मानवीकरण अलंकार तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, तो हम लोगों ने इसको मानवीकरण अलंकार लिख दिया। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं भी होता तब भी तुम आराम से कर लेते। उस काल मारे क्रोध के तन कापने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्या प्यारी कविता है। मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युगनेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं जब अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन वापस आते हैं और देखते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। यहां पर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इसमें कौन सा अलंकार यूज किया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो आ गया। टिक क्या करना है अपने आप को, उत्प्रेक्षा अलंकार डन। मानो जनहु तुमने याद कर लिया ना, अपने उत्प्रेक्षा के सामने लिखा हुआ है ना, बस एक बार उसको रट लो, कहीं पर भी तुम्हें वो मिल जाए शब्द
तो इसका मतलब उत्प्रेरक अलंकार है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। ठीक है, तो जैसे ही धनुष उठाया उन्होंने तो क्या हो गया, जो सिंधु है, सिंधु का जो पानी है वो कांपने लगा। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, किसी के धनुष उठाने से सिंधु कांपने लग जाती है, इसमें अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अतिशयोक्ति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसी सेंटेंसेस, ऐसी लाइंस जिसमें एक्स्ट्रा बातें बताई गई हो, एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर बातें कहा गया हो, जैसे तुम अपने दोस्तों को बताते हो, वैसे ही तुम्हें यहां पर उसको चूज करना है। अगर कुछ लिखा हो तो उसे तुम अतिशयोक्ति अलंकार चूज कर दोगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसी जन के बाप की वजह से ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसी वजह से मैंने आराम से लिख दिया तुम्हारा, जो कि है आंसर आभूषण। ठीक है, अच्छा तुम्हारे सिलेबस में रूपक और उपमा अलंकार भी हैं। ठीक है, इस साल तुम्हारे सिलेबस में रूपक और उपमा अलंकार भी आ रहा है, तो अपने को ये भी पढ़ना है। और तुम्हारी कंफ्यूजन भी मुझे पता है कि भैया पता नहीं चलता रूपक कहाँ लिखना है, उपमा क्या कहाँ लिखना है, मेरा उपमा खाने का मन कर जाता है लेकिन ये समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, आसान भाषा में चलो समझ लेते हैं। देखो, उपमा और रूपक, उपमा और रूपक सबसे आसान है भाई, कोई टेंशन नहीं है। उपमा और रूपक सबसे आसान है, कोई टेंशन नहीं है। क्या तुम्हें बस करना है, बस इसका कॉन्सेप्ट जान लो, इसकी जान लो। इस पूरे टॉपिक रूपक और उपमा अलंकार की जो एकदम जान है ना, वो है कंपैरिजन में। कंपैरिजन, दो चीजों के बीच का कंपैरिजन। ठीक है, तुम अपनी क्रश का चेहरा चांद से कंपेयर करते हो, ऐसे टाइप की जब काम हमारे कवि लोग करते हैं तो वो इन अलंकारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दो चीजों में कंपैरिजन होता है। उपमा अलंकार देखो, इस अलंकार में, उपमा अलंकार में जब हम लोग दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और उन्हें एक दूसरे के समान बताते हैं कि हाँ इसका इससे कंपैरिजन है, मतलब तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, चांद जैसा मुखड़ा है तुम्हारा। अब इसमें जब मैंने ये लाइन कही तो इसका मतलब कि जो चांद है और जो तुम्हारा मुखड़ा है उसमें एक समानता है। ठीक है, मतलब दोनों चमक रहे हैं, दोनों ऐसे लग रहा है ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्लो है वो दोनों में समान, तो मैंने क्या कह दिया कि चांद जैसा मुखड़ा है। ऐसे ही तुम्हारे लिए एक और एग्जांपल देखो, कर कमल सा कोमल। कर मतलब होता है हाथ और कमल होता है अपना फूल। कमल का फूल बहुत कोमल होता है, तो इसमें लिखा गया है कि जो हाथ है वो कमल जैसा कोमल है। इतनी बात समझ में आ गई। उपमा में होता है कंपैरिजन, तो कहीं पर भी तुमको कंपैरिजन दिख रहा हो इसका मतलब वहां पर उपमा अलंकार है। पर भैया ट्रिक बता दो, ऐसे समझ नहीं आता, टीचर लोग भी ऐसे समझा देते हैं, एग्जाम टाइम में नहीं समझ में आती, बत्ती गुल हो जाती है, पंचर हो जाता हूं। तो समझ लो, सा, से, सी, सरस, सम, ये तुमको जहां पर भी दिख जाए, जहां पर भी तुम्हें दिख जाए आंख बंद करके, वहां पर उपमा अलंकार लिख लेना। उपमा अलंकार लिख लोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं और ऐसा कंपैरिजन जिसमें हम एक दूसरे की समानता को दिखा रहे होते हैं दो चीजों की, तो उसमें हम लोग सा, से, सी, सरस, सम लगाते हैं और जहां पर तुम्हें ये दिख जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। डन, बात समझ में आ गई। सहस बाहुसम सो रिपु मोरा, सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहुसम सो रिपु मोरा। सब, सम, सम, सम है ना, तो वहां पर है उपमा अलंकार। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, अभी से याद कर लो। अब आओ आगे चलते हैं। अब देखो, उपमा अलंकार का ना थोड़ा थोड़ा अपना समझ लो। ठीक है, तुमको थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आराम से समझाता हूं, आसान भाषा में समझाऊंगा क्या होते हैं ये जो तुम्हें समझ नहीं आते। देखो, उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना हो रही है, तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा है तो तुम्हारे जो मुखड़ा है ना उसकी मैं तुलना कर रहा हूं, तो यहां पर जो तुम्हारा मुखड़ा हो गया वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब जो चांद है, मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद जैसा है, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं, तो वहां पर तुम्हारा
उपमान हमारा चांद हो जाएगा, चांद विद धब्बे इंक्लूडेड। तो जो हमारा उपमान है उसमें हम लोग जिस चीज को मान रहे हैं, देखो उपमेय तो हो गया कि भाई उपमेय मतलब जिस चीज की तुलना की जा रही है, और उपमान उसको कैसा माना जा रहा है, तुम्हारे मुखड़े को मैं कैसा मान रहा हूं, चांद जैसा। तो ये तुम्हारी ट्रिक, इससे तुम कभी नहीं भूल रहोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे उपमेय उपमान में, ठीक है। जिससे माना जा रहा है कि हाँ तुम्हारा चेहरा है, मैं मान रहा हूं कि वो चांद जैसा है, तो यहां पर उपमान अपना चांद हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये बस वर्ड है। किसी भी लाइन में जहां पर तुलना हो रही हो, जैसे यहां पर कर कमल सा कोमल, तो जो कर है वो हमारा वो उपमेय है, और कर को हम कैसा मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कमल जैसा कोमल, तो जो हमारा कमल हो गया वो हो गया उपमान। समझ में आ गई अंदर घुसी चीजें। अब साधारण धर्म, साधारण धर्म देखो, साधारण धर्म को समझने के लिए, ये धर्म वर्म की बातें तुम नहीं समझ पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो ना, सिंपल समझो। साधारण है, साधारण मतलब कॉमन, कॉमन, कॉमन। दोनों में क्या चीज कॉमन है, तुम्हारा चेहरा और चांद दोनों ग्लो कर रहे हैं, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा, ग्लो, ग्लो। दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या कॉमन चीज है, कॉमन गुण क्या है उनके, आसान भाषा में, तो वो हमारा साधारण धर्म हो जाता है। अब एग्जाम्पल पे समझो आराम से। एग्जाम्पल में कर कमल सा कोमल, तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा अपना, कोमल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाचक शब्द जान लो, तो जिस शब्द से जो हमारा उपमेय है उपमान है, दोनों की समानता दिखाई जा रही हो, उसे हम लोग वाचक शब्द कहते हैं, जो ब्रिज का काम करे। तो यहां पर सा हमारा ब्रिज का काम कर रहा है, तो यहां पर वाचक शब्द सा हो जाएगा। तो जिस लाइन में तुम्हें सा से सी सरस सम वाचक शब्द मिले, वो तुम्हारा उपमा अलंकार हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, डन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा वही, ये जो मैंने तुम्हें समझाया वही है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अगर समझ में आया है तो नीचे लिखो उपमेय उपमान और इसमें साधारण धर्म क्या क्या है, ठीक है। अच्छे से लिख के कमेंट करो और लिखो होमवर्क डन, ठीक है, ग्रेट। पूरे नंबर आ रहे होंगे वरना। अब यहां पर एक क्वेश्चन लगा लो, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई रात की ढेरी थी। अब हाय फूल सी कोमल, फूल सी कोमल, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, तो जो बच्ची है वो फूल जैसी कोमल है, तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अब मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नरेंद्र भैया की ट्रिक याद है कि हाँ सा से सी सरस कुछ भी यहां पर है, तो मैंने टिक कर दिया उपमा अलंकार, ये सही हो जाएगा। अब तुम्हें एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं तो तुम सा से सी देखकर कहीं पर भी अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए तो उपमा अलंकार लिख के आ जाना, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो यहां पर जो मुख है वो रवि जैसा लाल हो गया है, तो यहां पर भी हमें सा देखा ना, सम देखने को मिला, तो यहां पर हमारा उपमा अलंकार राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। ट्रिक से तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो भी ऐसा तुम्हें लाइन मिलेगा तुम पहचान जाओगे कि उसमें उपमा अलंकार है कि नहीं। अब आओ रूपक अलंकार देखते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है। कंपैरिजन की मैंने बात करी थी ना, उपमा और रूपक अलंकार में ऐसे मामा मासी का ही फर्क है। उपमा अलंकार में हम लोग कहते हैं कि जैसा है, कि मतलब तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है, लेकिन रूपक अलंकार में हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुखड़ा ही चांद है। मतलब इतनी ज्यादा समानता है, इतनी ज्यादा समानता है कि हम दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कह रहे होते हैं, दोनों को एक जैसा बता रहे होते हैं कि ये एक ही है। समझ रहे हो, जैसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो जो राम है और जो रतन है, रतन मतलब होते हैं हीरे जवाहरात, और राम होते हैं तो भगवान हो गए। तो राम रतन मतलब कि यहां पर जो हमारे भगवान राम है वो रतन जैसे नहीं है, रतन जैसा नहीं लिखा हुआ है, यहां पर है कि भाई राम ही रतन है। समझ रहे हो, यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, इतनी ज्यादा कंपैरिजन है कि एक दूसरे को यहां पर जोड़ के बताया जा रहा है। जब हम दो लोगों के गुण में इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि उपमेय और उपमान में अंतर ही ना हो, तब हम लोग वहां पर रूपक अलंकार यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको पहचानने की तुम्हें ट्रिक बताता हूं।
ट्रिक क्या है, जब भी ये लिखा होगा, जब भी यहां पर तुम्हारा ये रूपक अलंकार इस्तेमाल किया गया होगा, तो वहां पर तुम्हारा कोई भी सा से सी सम ये सब नहीं होगा, और ज्यादातर केस में तुम्हारे दो शब्दों के बीच में ऐसे एक योजक चिन्ह होगा। ठीक है, ये चिन्ह तुम्हें जहां मिल जाए वहां पर तुम रूपक अलंकार टिक करके आ सकते हो। जहां पर तुम्हें कंपैरिजन दिखे, ठीक है, ट्रिक याद करो, जहां पर तुम्हें कंपैरिजन दिखे और डायरेक्ट कंपैरिजन दिखे, जैसा वैसा सम सा ये सब नहीं दिखे, डायरेक्ट कंपैरिजन दिखे, वहां पर तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। और जहां कंपैरिजन में सा सम से सी जो तुम्हें अभी बताया वो दिख जाए, वहां पर तुम आराम से अपना उपमा अलंकार टिक करके आ सकते हो। दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार में डिफरेंस है, और जो हमारा रूपक अलंकार है उसमें इतना ही समानता है कि वो उन दोनों को एक ही बता दिया गया है। ठीक है, ग्रेट। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लई हूं। अब यहां पर जो खिलौना है ना, उसको चांद जैसा नहीं लिखा गया है, यहां पर उसको लिखा गया है कि भाई जो खिलौना है वो चांद ही है। तो यहां पर जो हमारा ट्रिक है कि दो शब्दों के बीच में अधिकतर मैक्सिमम केसेस में तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो जिनका कंपैरिजन उपमेय और उपमान के बीच में ऐसे डैश योजक चिन्ह तुम्हारा लगा होगा, तो तुम पहचान जाना कि यहां पर रूपक अलंकार है। पहला ट्रिक ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या हो गया कि अगर सम नहीं लिखा हुआ है, सा नहीं लिखा हुआ है, जो भी मैंने तुम्हें बताया शब्द नहीं लिखे हुए हैं, और दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन जैसा कुछ तो चल रहा है, तो रूपक अलंकार टिक कर देना। टिक नहीं कर पाओगे, लिखना पड़ेगा, इस बार तुम्हें एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर अपना रूपक अलंकार होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कोई? अब इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दुख है जीवन तरु के मूल, यहां पर पेड़ और जीवन को एक जैसा बताया गया है, तो जो हमारा जीवन है वो तरु है, जीवन है वो पेड़ है। जीवन पेड़ में इतनी समानता दिखाई गई है इस लाइन में कि ऐसा नहीं कि जीवन जैसा पेड़ या फिर पेड़ जैसा जीवन, जीवन और तरु के बीच में कुछ अंतर नहीं है, ये इसमें दिखाया गया है, और बीच में तुम्हें यहाँ पर डैश भी देखने को मिल रहा है, तो ये अपना हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है कि कैसे कैसे तुम्हें ट्रिक्स इस्तेमाल करने, उपमा रूपक। अब मैं श्योर हूं कि एक भी नंबर तुम्हारा इससे नहीं कट रहा होगा, तो इसी के साथ मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम्हारे अलंकार से तो एक भी क्वेश्चन नहीं कटने वाला है। ठीक है, पद परिचय तुम्हारा बहुत कमेंट आ रहा है ना कि भैया पद परिचय नहीं समझ में आ रहा है, कई बार पढ़ लिया लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरे नंबर तुम ला रहे होगे पद परिचय से, कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है बस कुछ घंटों का टाइम बाकी है, बट कुछ घंटे तो है ना अपने पास, बस 10-15 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करवा दूंगा, पूरे नंबर तुम ला रहे होगे। तो आओ यार बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पद परिचय होता क्या है? देखो, सबसे पहले सिंपल भाषा में डेफिनेशन समझ लो, काफी लेट हो गया बट नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन समझो। जब भी कोई एक शब्द होता है ना, जैसे कि मान लो किताब है, ठीक है, ये एक शब्द है, राजू है ये एक शब्द है, घर एक शब्द है, वही शब्द जब एक सेंटेंस में यूज होता है तो उसी शब्द को हम लोग पद कहते हैं। अब कोई तुमसे अगर तुम्हारा नाम पूछे तो तुम बताते हो ना कि मेरा नाम श्याम है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मुझे ये खाना पसंद है, मैं ये करता हूँ, ये सब तुम कहते हो ना जब तुमसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है। तो अब सोचो, शब्द से अगर कोई इंट्रोडक्शन पूछे, एक सेंटेंस के किसी शब्द से अगर कोई उसका इंट्रोडक्शन पूछे तो शब्द क्या रिप्लाई देगा? तो जो पद परिचय है ना, इसमें हम लोग उस शब्द का, उस पद का परिचय देते हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई ये है क्या, इसकी पूरी बायोडेटा क्या है। समझ में आ गया? इसमें हम लोग को 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने होते हैं। ठीक है, कहने को तो ये एक टॉपिक है बट इसमें 3-4 टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें तुम्हें, विशेषण, ये सब की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, और मुझे पता है तुम्हें इस सब की नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो में सारी चीजों की नॉलेज दे दूंगा। कोई ऐसा टिपिकल वीडियो नहीं है जो तुम देखते हो। ठीक है, तुम्हें पता है मेरे वीडियोस अलग होते हैं, मेरे वीडियोस में सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा जिससे पूरे नंबर तुम स्कोर कर रहे हो। अब क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रिक और एक दिक्कत जो तुम्हारे साथ होती है कि समझ नहीं आता भैया मैं पद परिचय में कितना लिखूं, समझ नहीं आता। पहले एमसीक्यू आते थे तो वो आसान रहता था कि टिक कर दें, बट अभी के टाइम पर तुम्हारे लिए, तुम क्यूटीज के लिए दिक्कत होगी है कि अब तुम्हें ना शब्द अपने से बनाने पड़ेंगे, हर एक पद परिचय को अपने से लिखना पड़ेगा। तो किसके लिए कितना लिखते हैं, किस शब्द के लिए क्या लिखना चाहिए, कितना सफिशिएंट होता है, समझ नहीं आता।
तो देखो यार, अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लेने के लिए ना तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 पद परिचय लिखने पड़ेंगे, 3 से 4 कैरेक्टर बताने पड़ेंगे एक पद के, एक वर्ड के। ठीक है यार, मुझे ये पेन टैब वगैरह से किसी तरीके से मैं तुम्हें बस वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, बिकॉज स्टूडियो जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता था वो अब नहीं चल रहा है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं, अब मैं वहाँ जा नहीं सकता और मैं भी बाहर हूँ, मेरे काफ़ी काम चल रहे हैं। बट फिर भी मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि तुम्हें हाथ पकड़कर बोर्ड एग्ज़ाम तक तुम्हारा चलूँगा, मैं साथ में तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम दिलवाऊँगा। इसी वजह से वीडियो बनवा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई दिक्कत हो जाती है, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है या फिर कहीं ऐसे लिखने वगैरह में दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए पहले से सॉरी। ऑलरेडी रात के करीब 2-2:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि एटलीस्ट तुम्हारा भला हो सके, मुझे सुबह 5 बजे उठकर फिर जाना भी है। खैर 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 तुम्हारा बोर्ड एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है संज्ञा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक चीज नोट करो कि अगर कहीं पर भी तुम्हें संज्ञा पूछा गया, संज्ञा तुम्हें दिख जाता है, संज्ञा क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट अगर किसी भी पद परिचय में, देखो पद परिचय में क्वेश्चन कैसा आता है कि तुम्हें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जैसे राम खेलता है, राम खेलता है। ठीक है, ये दे दिया जाएगा तुम्हें एक सेंटेंस। अब अंडरलाइन कर दी जाएगी, राम के नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी और पूछा जाएगा इस लाइन में, इस लाइन का पद परिचय बताओ, इस शब्द का पद परिचय बताओ। तो बेसिकली क्या है, इस शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका पद परिचय बताना रहता है अपने को, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक कम से कम बताने रहते हैं। अब वो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले तो देखो वो क्या है, वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि अव्यय है। ये सब छोटे छोटे मतलब कुछ टाइम में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा अच्छे से कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो बस शांति से इस वीडियो को देखो। राम के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब कि वो संज्ञा है। तो अगर ये संज्ञा है तो हमें संज्ञा लिखना पड़ेगा, लिंग लिखना पड़ेगा, पुरुषवाचक संज्ञा है वो, पुरुष है या फिर स्त्रीलिंग है, ठीक है, कौन से लिंग है, वचन एक वचन है कि बहुवचन है, और कारक कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दूंगा अभी। सर्वनाम है अगर, ठीक है, सर्वनाम क्या होता है ये भी अभी हम लोग पढ़ रहे होंगे। अगर सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन है तो तुम्हें लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है, ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। विशेषण है अगर, विशेषण के नीचे अगर अंडरलाइन है तो लिंग लिखना है, वचन लिखना है और किस चीज़ का वो विशेषण है वो लिखना है। बस इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई क्रिया के नीचे अंडरलाइन है, खेलता है, इसके नीचे अगर अंडरलाइन है तो उसमें तुम्हें क्रिया लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है और काल लिखना है। ठीक है, काल कब लिखना है? जब क्रिया के नीचे अंडरलाइन हो। अव्यय भेद तुम्हें पता होना चाहिए। अव्यय अगर कोई अव्यय के नीचे अंडरलाइन है तो तुम्हें बस उस अव्यय का भेद लिखना रहता है। खैर बोर्ड एग्जाम में तुम्हें अव्यय उतना आएगा नहीं, बट किसी जन्म के पाप की वजह से अगर आ गया तो उसके लिए क्वेश्चन मैं तुम्हारे भी करवा दूंगा। आओ अभी यार स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, छोटी छोटी धीरे धीरे करके हम लोग सब समझ लेंगे। सबसे पहले संज्ञा क्या है और उसके जो टाइप्स हैं वो समझ लो, क्योंकि जब भी तुम संज्ञा लिख रहे होते हो तो तुम उसका जो टाइप है वो भी लिखना पड़ता है। तो क्या है, पहले है हमारे पास ये एक लाइन, ठीक है, इसको पढ़ लो, सारे संज्ञा समझ में आ जाएगा। एक लड़का था, ठीक है। अब लड़का यहां पर क्या है, इस लाइन में एक लड़का था में लड़का हमारा संज्ञा है, उसका नाम राजू था। देखो यार संज्ञा क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं नाउन, ठीक है, नाउन ही है ये, नाम या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की जब बात हो रही होती है तो समझ लो वहां पर संज्ञा है। जैसे कि एक लड़का था, क्या था, एक लड़का था, तो लड़का हमारा संज्ञा हो जाएगा। उसका नाम राजू था, नाम है तो वो तो संज्ञा होगा ही। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था, यहाँ पर कक्षा हमारी संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में वह बहुत हंसता था, हंसता हमारी संज्ञा हो जाएगी। हंसता और हंसना अंतर होता है, हंसना हमारा अलग हो जाता है, हंसता हमारा क्या होता है, संज्ञा होती है। अब देखो हम लोग को एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन इसी में मिल गई। एक लड़का था, लड़का क्या है, किसी स्पेसिफिक नाम की बात हो रही है क्या? नहीं, ये एक पूरी लड़के जाति की बात हो रही है, ठीक है। लड़का था, लड़की थी, तो ये क्या हो रहा है, एक पूरे ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जातिवाचक संज्ञा।
ऐसी संज्ञा जिसमें हम लोग नाम नहीं लेते हैं, एक पूरे समुदाय की बात कर रहे होते हैं, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इन सब की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी ऐसे शब्द के नीचे अंडरलाइन आ जाता है जहां पर नाम क्लियर नहीं है लेकिन लड़का, लड़की, कुत्ता, मनुष्य कुछ भी लिखा है, चुपचाप से जातिवाचक संज्ञा लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर स्पेसिफिक नाम है तो वो तुम्हें पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे तुम एक व्यक्ति हो ना, तुम्हारा जैसे नाम है राम, श्याम, सुरेंद्र, बलविंदर, जो नाम है तुम्हारे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक अगर हम लोग नाम लिखते हैं किसी का और उसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब वहां पर तुम्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। इसके बाद में आओ आगे चलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो लंबा बन जा रहा है बट कोई नहीं, तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, हम लोग लोहा, तांबा, कपड़ा, कुर्सी, मेज, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उसे द्रव्य कहा जाता है। तो जब तुम किसी भी लाइन में लोहे के नीचे अंडरलाइन देखो, कपड़ा के नीचे अंडरलाइन देखो, कुर्सी के नीचे अंडरलाइन देखो या फिर मेज के नीचे अंडरलाइन हो, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुर्सी भी क्या है, एक नाम ही तो है, एक ऐसे पदार्थ का, एक ऐसे मटेरियल का जिसके 4 पैर हैं और जिस पर बैठा जाता है, तो उसे कुर्सी कहते हैं। तो कुर्सी उसका नाम हो गया। तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? देखो, समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें एक ग्रुप होता है, जैसे कक्षा हो गई, सेना हो गई, सभा हो गई। ये जातिवाचक संज्ञा जितना बड़ा नहीं होता है। की पॉइंट क्या है याद करने का, कि समूहवाचक संज्ञा में बस एक छोटा सा ग्रुप ही होता है, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होता है। लड़का क्या है, लड़का कोई ग्रुप नहीं है, एक पूरा समुदाय है, बहुत सारे लड़के हैं, पूरे मतलब तुम गिन नहीं सकते उतने लड़के हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, मनुष्य हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है। समूह में छोटा ग्रुप होता है, कक्षा हो गई, सेना हो गई, सभा हो गई। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जब हम लोग किसी भाव को व्यक्त कर रहे होते हैं तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे हंसता, रोता, बचपन, बुढ़ापा। जब फीलिंग्स को हम लोग कन्वे कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। ये थी तुम्हारी कितनी 5 टाइप की संज्ञा। इसी से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। भाववाचक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जातिवाचक याद हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, व्यक्तिवाचक याद हो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। बस एक बार मैंने बता दिया, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो तुम बना सको। सर्वनाम पर आते हैं। सर्वनाम क्या है? देखो, तुम्हारा एक नाम है, ठीक है, तुम्हारा नाम राजू है, तुम्हारा नाम दीपक है, तुम्हारा नाम नरेंद्र है, कुछ भी नाम है तुम्हारा। अब अगर मैं वहां पर उस नाम को हटाकर कुछ ऐसा शब्द यूज करूं जिससे मैं तुम्हें भी संबोधित कर दूं, तुम्हें भी बुला दूं और बाकी लोगों को भी बुला दूं, उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। मतलब एक ऐसा नाम जो सबका है, सर्व का है, सबका नाम है। ठीक है, जैसे तुम कहते हो मैं, ठीक है, तो मैं शब्द, ये जो मैं शब्द है, ये तुम भी कहोगे कि हाँ मैंने खाना खाया, और जब कोई मुझसे पूछेगा कि क्या मैंने खाना खाया, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ मैंने खाना खाया। तो ये जो मैं है ये हम सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वनाम है। तो जब नाम के जगह पर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो सबके लिए हो तो उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके 3 टाइप हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जब किसी एक पुरुष के नाम के जगह पर हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग मैं शब्द यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष का यूज होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है कि सबसे उत्तम कौन है? मैं हूं सबसे उत्तम। ठीक है, मैं हूं सबसे बेस्ट। तो उत्तम पुरुष, यहां पर हमारे पास में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैं। तो जहां पर तुम्हें मैं के नीचे अंडरलाइन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में मध्यम पुरुष कौन है? तुम हो मध्यम पुरुष, मिडिल क्लास आदमी। तो यहां पर मध्यम पुरुष तुम, तो जहां पर भी तुम्हें तुम मिलता है तो वहां पर क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य जहां पर है, जैसे वे लोग यहां पर आए, वे यहां पर थे, तो ऐसे लोग जब थर्ड पर्सन में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो नाम की जगह पर जहां पर भी मैं, तुम, वे हो तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सा सर्वनाम होगा।
निजवाचक सर्वनाम, इसके लिए की क्या है, स्वयं, खुद। अगर तुम्हें वर्ड कहीं मिल जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित किया गया हो, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना मैंने सोचा था उतना मुझे मिला। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहां पर भी तुम लोग को ये देखने को मिले वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर क्वेश्चन मार्क मिले वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, क्या, कैसे, क्यों। जहां पर तुम्हें निश्चित कोई सब्सटेंस के ऊपर बात हो रही हो, जैसे कि ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, जहाँ पर ऐसे शब्दों की बात हो रही हो, ये के नीचे बात हो रही हो, अंडरलाइन हो, वह के नीचे अंडरलाइन हो, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर ये निश्चय नहीं है कि कितने लोग हैं, कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, कुछ लोग आए तुम्हारा पता पूछने के लिए, बहुत भीड़ थी, तो ये सब शब्द कैसे हैं, यहाँ पर हम लोगों को सर्वनाम तो यूज़ किया गया है, यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, बट लोगों को एक साथ संबोधित किया गया है, बट ये निश्चय नहीं है कि कितने लोग हैं। तो ये 6 प्रकार हैं, मुझे पता है याद नहीं होंगे, बट पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। क्रिया, क्रिया 2 टाइप की होती है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, वाच्य में ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बस बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा रखा है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। राजू पढ़ता है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, उसके लिए ट्रिक बताई थी मैंने कि क्या पूछ लो। राजू क्या पढ़ता है, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। राजू पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो क्रिया है उसका हम लोग को कर्म पता चलता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इससे क्रिया का मतलब समझ में आ गया। अब विशेषण, विशेषण में तुम्हारे पास 4 टाइप के विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसे काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, अगर किसी की तारीफ हो रही है और उसके नीचे अंडरलाइन है तो तुम क्या बता दोगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जहां पर गिनने की बात हो रही हो। परिमाणवाचक विशेषण, अब ये परिणाम रिजल्ट वाला परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, मतलब जहां पर माप तौल हो रही हो, 6 किलो आलू, 2 किलो खीरा, 4 किलो मूली, ये जहां पर हम लोग बात कर रहे होते हैं वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है ये अभी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, अभी बस कुछ घंटे बाकी है, तो प्लीज इस पर ध्यान मत दौड़ाओ। बट जैसे कि हम लोग जब किसी स्पेसिफिक संज्ञा से पहले जब हम लोग क्रिया विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घोड़ा क्या है, संज्ञा है, उससे पहले हम लोगों ने क्या इस्तेमाल कर दिया, हम लोगों ने एक सर्वनाम इस्तेमाल किया है, और हम लोग उसकी जो विशेषता है वो बता रहे हैं, उस घोड़े की विशेषता बता रहे हैं और सर्वनाम के साथ बता रहे हैं, तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सिंपल ट्रिक क्या है, बस ये याद कर लो कि अगर किसी भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कारक ऑलरेडी तुमको पता है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। कारक, क्रिया, ये सब मैंने तुम्हें वाच्य के वीडियो में अच्छे से बता रखा है, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है। ठीक है, अब आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि तुम्हें ऐसे 4-5 क्वेश्चन एक साथ में देखने को मिलते हैं, ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुमने प्री बोर्ड्स दे रखा है। अब यहाँ पर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ पद परिचय क्या है, एक अंडरलाइन दे दी शीला जी। ठीक है, अब तुम्हें ये 4 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, बट मैंने तुम्हें क्या बता दिया, शुरू में ही मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी है कि संज्ञा अगर है तो उसके साथ में तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा, वचन लिखना है, लिंग लिखना है और कारक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर शीला जी क्या है, शीला एक नाम है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शीला जी क्या है, एक आदमी है ना, तो ये एक वचन हो जाएगा। शीला जी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। और शीला जी क्या कर रही है, शीला जी काम कर रही है अपना। ठीक है, शीला जी साहित्य का दायरा बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। ठीक है, वो जो शुरू में मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है वही सारी चीज़ें हैं, तुम्हें पता चल जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, ये पूरी जो तुम्हें शीट है वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे दी है, जाकर तुम अच्छे से बना सकते हो।
समझ में आ रहा है? नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरी लिंक मिल जाएगी डाउनलोड की, ठीक है? ग्रेट ग्रेट। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर नया के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है? अब पद परिचय बताना है। तो नया क्या है? पान वाला नया पान खा रहा था। तो नया क्या है? एक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, जो गुण बता रहा है ना, पान का गुण बता रहा है क्या? नया, कि भाई पान कैसा है? नया है। मैंने तुम्हें बताया था काला, गोरा, और कोई भी जब विशेषण बता रहा हो तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो अपने तो नंबर बन गए। फिर इसके बाद में नया, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? पान खाया जाता है, पान खाई नहीं जाती, तो यहाँ पर तुम्हारा पुल्लिंग हो जाएगा। और इसके साथ साथ में ये एक वचन है, पान खा रहा था, एक वचन है। और तुम्हें ये बताना है कि किसकी विशेषता बता रहा है, तो तुम या तो पान विशेष लिख सकते हो या फिर पान का विशेषण लिख सकते हो, ठीक है? कि किस चीज़ का ये विशेषण है। तो नया हमारा पान का विशेषण है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब यहाँ पर कई बार ना तुम्हें एक वर्ड अंडरलाइन होता है, बट तुम्हें आगे एक वर्ड और पीछे एक वर्ड मार्क करने की आज़ादी है। अपने दिमाग में ये बनाकर समझो, ठीक है? जब जैसे तुम खरीदे लिखोगे तो तुम्हें खरीदे से समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, बट अगर तुम पढ़ोगे खरीदे होंगे, खरीदे होंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। खरीदे होंगे ये क्या है? एक क्रिया है। और क्या खरीदे होंगे? खीरे खरीदे होंगे, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। खीरा क्या है? पुल्लिंग है। और इसके साथ साथ में एक खीरा खरीदे या फिर कई खीरे खरीदे, तो कई खीरे खरीदे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। और कब खरीदे थे? पहले खरीदे होंगे, तो यहाँ पर हमारा भूतकाल हो जाएगा। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि भाई कि हर एक जो क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, इन सब के पार्ट्स क्या क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया है। सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन को तुम्हें डील करना है। और बस ये अपने दिमाग में रखना कि अगर संज्ञा के नीचे अंडरलाइन है तो लिंग वचन कारक लिखना, सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन है तो लिंग वचन कारक लिखना, विशेषण के अंदर अंडरलाइन है तो लिंग वचन और किसका विशेषण है ये लिखना, क्रिया के अंदर अंडरलाइन है तो लिंग वचन काल लिखना। अव्यय, अव्यय क्या होता है पहले ये समझ लो, तुम्हें समझ नहीं आता ना, ठीक है? देखो, अगर हम लोग सब्जेक्ट का काल बदलते हैं या फिर हम लोग सर्वनाम बदल रहे होते हैं या फिर हम लोग क्रिया बदल रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जो कालजयी होती हैं। मतलब ना काल से चेंज होंगी, ना सेंटेंस को किसी तरीके से अलग फ्रेम करने में चेंज होंगी, वो हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं। जैसे कि प्रशंसा के लिए तुमने किसी को वाह कह दिया, वाह क्या ताज, क्या चाय है, ठीक है? तो वाह जो हो गया ये तुम्हारा अव्यय है, ठीक है? वाह भूतकाल का अगर तुम कोई सेंटेंस लिखोगे यही होगा, भविष्य काल का कोई सेंटेंस लिखोगे यही होगा। तो यहाँ पर जैसे वाह हो गया, ये हमारा क्या है? अव्यय है। और यहाँ पर अगर किसी की तारीफ हो रही हो, किसी की प्रशंसा हो रही हो, तो वो होती है विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है? अव्यय बस लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा अगर कुछ घंटों में एग्जाम है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे शब्द जो काल चेंज करने पर, क्रिया चेंज करने पर नहीं चेंज होते, वो अव्यय होते हैं, ठीक है? मैंने उसका ही खाना खाया, तो यहाँ पर जो ही है वो हमारा अव्यय हो जाता है, ठीक है? ऐसे शब्द जो ना क्रिया होते हैं, ना कर्म होते हैं, ना कोई काल से चेंज होते हैं, वो अव्यय हो जाते हैं। बस ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है? और अव्यय में तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस अव्यय का टाइप लिख देना। अव्यय के टाइप पढ़ोगे तो अभी तुम्हें काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, बट कुछ चीज़ें हैं वो याद रखना, जैसे विस्मय आदि बोधक अव्यय, वाह क्या लिखा है, ऐसे करके जो भी तुम्हें ऐसे यहाँ पर ये डंडे के साथ में मिलते हैं ना, एक्सप्लेनेटरी मार्क के साथ में, वो तुम्हारे अव्यय हो जाते हैं, या फिर अगर हैं तो तुम्हें संबोधन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? बस ये अपने दिमाग में बैठाए रखो, ये जब तक तुम्हें याद रहेगा कभी भी तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे पद परिचय में। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, वीडियो को बंद करते हैं यार। एंड आई एम सॉरी कि मैं स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अभी के टाइम पर मैराथन्स लेनी थी मुझे, बट नहीं हो पा रहा है। रियली सॉरी। एंड हम लोग उसके लिए देखते हैं, कुछ करेंगे आगे चल के, बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, वो चीज़ें जल्दी से जल्दी हो पाए वही मैं चाह रहा हूँ। तुम लोग आई नरेंद्र पाठक पर अगर कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, इंस्टा ऐप पर तुम कनेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्यों तुम्हारे लिए वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, क्या क्या चीज़ें बैक एंड में चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर हिंदी एग्जाम। सब्सक्राइब कर लो और नीचे MSP सीनियर्स नाम का चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में।